ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान जो अब आतंकवाद का दंश खुद झेल रहा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अब जो इस पूरे आतंकवाद को पनपा दिया है, अब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्दी बन के खड़ी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अब कम से कम अब जब इतनी हद तक आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर खुद फैल चुका है, तब एक ईमानदार सोच और एक ईमानदार पहल की उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान की सत्ता की तरफ से और पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। लेकिन क्या बिश साहब, जैसा ब्रेक में जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या जिस तरह से नवाज शरीफ बाहर निकल करके आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला, क्या आपको वो ईमानदार सोच या क्या आपको वो ईमानदार पहल नजर आई एक पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से? देखिए, मुझे तो नजर नहीं आई, क्योंकि नवाज शरीफ का जो इतिहास है वो हमेशा दोहरा रहा है, आज से नहीं है। और हमें उम्मीद थी चुनाव में इन्होंने जो वायदे किए थे कि हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी, वो हुआ नहीं। कारगिल में लड़ाई हो रही थी, नवाज शरीफ को पता था, उनने मुकर गए। अभी भी आपने देखा होगा, यहाँ से गए और वहाँ जाके फिर कुछ और ही हो गया। वहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा आर्मी के कंट्रोल में है जी। वो अपेरेंट नहीं है, लेकिन हिडन क्या अपेरेंटली है, एवरीबॉडी नोज दैट। तो उनका जो ये जब तक आर्मी का ये परिवर्तन नहीं होगा, उनकी सोच में फर्क नहीं आएगा, कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फंक्शन नहीं कर, वहाँ जुडिशरी भी आर्मी के कंट्रोल में रहती है। देखिए, आप माने ना माने, एक आए थे चौधरी साहब, थोड़ा उन्होंने दिखाया था उनका, फिर क्या हाल हुआ। जुडिशरी भी वही है और जो आर्मी कहती है। आईएसआई का पूरा जो एजेंडा है, आईएसआई खड़ी इस बेस पर हुई कि इंडिया के खिलाफ आपने आतंकवादियों को खड़ा करके यहाँ डिस्टरबेंस करना है। पहले पंजाब में किया इन्होंने किया था, पंजाब में भी वहाँ ये बधावा सिंह थे, वो तो मेरे पर रिवार्ड रखा था, इसको मारना है, हमने उनके नाक में दम कर दी थी। वैसे कश्मीर में तो ये तो इन्होंने एक पूरा इनका जो आईएसआई है, पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के अगेंस्ट, भारत के खिलाफ, आप बिल्कुल भारत के खिलाफ और जिस तरह से आतंकवाद की जड़ें लगातार मजबूत होती जा रही, एक उम्मीद जगी थी कि भारत पाकिस्तान में जो प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आई है, कम से कम अब कुछ स्थितियां बेहतर होंगी, अब आतंकवाद पे लगाम लगाया जाएगा। लेकिन पीयूष पंत जी, जैसी इस वक्त स्थिति है पाकिस्तान की, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे जिस तरीके से बिश साहब ने कहा कि आर्मी का वर्चस्व है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सत्ता हो, सब में, यहां तक कि व्यापारिक जो फैसले होते हैं वो भी आर्मी की दखलंदाजी से वहां की सरकार लेती है। जो इस तरह की पृष्ठभूमि इस वक्त है पाकिस्तान की, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान में आतंकवाद को बंद कर पाना या इसको खत्म करना पाना संभव है? नहीं, देखिए, अगर सही तरीके से उससे डील किया जाए तो क्यों नहीं संभव हो सकता है। कोई भी चीज़ संभव हो सकती है। आप लेकिन तरीका आपका क्या है, आपका उद्देश्य क्या है उसमें। लगातार देखिए, जिस तरह से वहाँ की जो सेना है और जो वहाँ की जो इंटेलिजेंस सर्विस आईएसआई है, वो लगातार इन आतंकवादियों का या कहें आतंकवाद का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करती रही है। और वहीं पर जो है कि आप जो है कि दूसरी तरफ चाहते हैं कि आपके यहाँ जो असंतोष से पनपा जो आतंकवाद है वो ख़त्म हो जाए। तो ये दोहरी नीति चल नहीं सकती है। तो आपको ये एक जो है कि आतंकवाद जो भारत में आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, पहली बात तो। और एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा, जो नवाज शरीफ ने कोशिश भी करी थी, जब नरेंद्र मोदी ने भी उनको बुलाया, लेकिन वो भी मजबूर है। लेकिन वो देखिए किस तरह से वहां पे ये कहा जाता है कि इमरान खान को और कादरी साहब को जो इस्तेमाल सेना ने किया और आईएसआई ने किया और उनको मोटिवेट किया नवाज शरीफ के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए। नवाज शरीफ को बिल्कुल आपको ये कि गृहबंदी कर दिया गया, उनका उनको एक घिराव कर दिया गया और अंत में नवाज शरीफ को जो है सेना के साथ जो है एक ट्रूस करनी पड़ी, उनके समझौता करना पड़ा। और नवाज शरीफ उसके बाद देखिए लगातार जो बहुत कमजोर होते चले गए और वही भाषा बोलने लगे जो भाषा सेना बोलती है, वहां की आईएसआई बोलती है। तो ये जब तक ये सेना का वर्चस्व वहां से खत्म नहीं होगा, आईएसआई का वर्चस्व खत्म नहीं होगा वहां के शासन पे, ये नवाज शरीफ ने करने की कोशिश करी थी, लेकिन पहले भी उन्होंने करी थी। देखिए, जब मुशर्रफ साहब ने उनका तख्ता पलटा था, जब वो वाजपेयी साहब से मिले थे और उनकी दोस्ती बढ़ी थी आगे, तो वो क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है नवाज शरीफ, और वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े,
रिश्ते रिश्ते अच्छे हों, लेकिन वहां की सेना ये नहीं चाहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने दूसरों लोगों का इस्तेमाल करके वहां पे जो है सत्ता परिवर्तन के लिए नवाज शरीफ को इलेक्शन में जो है उन्होंने जो गड़बड़ियां करी उसके लिए दोषी मानते हुए उनको अवदस्त होने की मांग उठवा दी। तो ये लगातार ये जब तक वो ये समझदारी नहीं बदलेगी उसमें, और जब तक सेना का और आईएसआई का वर्चस्व नहीं खत्म होगा वहां के शासन पे, तब तक जो है आप जो है जूझते रहेंगे। न तो आप जो है भारत के खिलाफ आतंकवाद पे कोई रोक लगे, मुझे नहीं लगता कि रोक हो पाएगी, और न ही जो है जो आंतरिक जो आतंकवाद से पाकिस्तान जूझ रहा है उस पे कोई जो है कोई। लेकिन आखिरकार सवाल पीयूष जी वही उठता है ना कि आखिरकार कब तक सेना को कमजोर, अगर जब लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरित हुई थी सरकार पहली पाकिस्तान की, तब उम्मीद जताई गई थी कि हाँ हो सकता है अब लोकतांत्रिक मूल्य वहां पर मजबूत हों, लेकिन सेना जितनी मजबूत पहले थी, हालांकि कहा जाता है कि थोड़ा उसके वर्चस्व में कमी आई है, लेकिन अभी भी सेना बड़ी मजबूत स्थिति में है। और ये देखा जाता है अमूमन उन तमाम देशों में, जो देशों में सेना मजबूत होती है तो वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को शुरू होने में या उनमें विश्वास जगने में थोड़ा समय लगता है। बिश साहब, आखिरकार कितना समय और लगेगा, कितना समय पाकिस्तान को लगेगा एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर उभरने में, और जिसमें इस तरह की गतिविधियां ना हो, कम से कम ना आतंकवाद का दंश खुद झेले और ना उसको प्रायोजित करे। इस तरह की स्थिति कब पाकिस्तान से उम्मीद की जा सकती है? नियर फ्यूचर में तो मुझे उम्मीद नहीं लगती। देखिए, जब तक आर्मी के पुराने जनरल हैं और इनकी सोच में फर्क नहीं आएगा, वहाँ हो नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। और ये आर्मी क्यों चाहेगी? कौन चाहता सत्ता छोड़ना? कोई नहीं चाहता सत्ता छोड़ना, मैं भी नहीं चाहूँगा, मुझे कहीं सत्ता मिल जाए। इन्होंने तो लूट मचा रखी हो, मैं बॉर्डर में था, पूरे जमीन इन्होंने हड़प रखी है आर्मी ऑफिसरों ने, पूरे पाकिस्तान में जमीन, पूरे बंगलो इनके हैं, सब कुछ इनको, पैसा इनको आता है। और इनके विदेशों में भी लिंक है, वहां से भी पैसा आता है। आईएसआई को पैसा आता है बहुत, विदेशों से आता है इनके। ये होने नहीं देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये होने नहीं, ये लगेगा। मुझे तो लगता है ये नियर फ्यूचर 10-12 साल तक ये खत्म होने वाला नहीं है, जब तक आर्मी की सोच में फर्क नहीं आएगा और कांस्टेंट उनको। लेकिन आप कम से कम ऐसी घटनाएं देखने के बाद भी क्या आप भी सोच में फर्क नहीं आएगा? क्योंकि अब नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम इन बेगुनाहों की जो जाने गई हैं इसका हम इनको जाया नहीं होने देंगे, हम इन पर कार्रवाई करेंगे और करेंगे। तो क्या सेना के भी जो बच्चे हैं, सेना के जवानों के बच्चे हैं, वो भी इसमें मारे गए हैं? क्या अभी और कोई ऐसी चीजों का होने का इंतजार कर रही है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई खुद आतंकवाद को खत्म करने के लिए? नहीं, ये अभी नहीं करेंगे। देखो, हु विल बेल द कैट? आर्मी कमांडर वहाँ जो है चीफ है, वो भी अकेले नहीं कर सकते। वहाँ कोर कमांडर वो भी पावरफुल हैं और वो भी गुटों में बटे हुए हैं। कोई कट्टर है, नरम बहुत कम है। जब तक वो कोर कमांडर, वो डिविजनल कमांडर, बटालियन कमांडर, इनकी सोच में फर्क नहीं आएगा, ये तो कोई ऐसा चीफ आए जो इनको मोटिवेट करके अपने साथ ले। आर्मी कमांडर कल कहते वहाँ रिवोल्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, तो कह देना कि ये खत्म होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। सिविल गवर्नमेंट का कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, जुडिशरी की बस की बात नहीं है। हाँ, एक है, पब्लिक में अब सोच आ जाए, पब्लिक जहाँ बिल्कुल सोच आ जाएगी पब्लिक में और वो खड़े हो जाए, उसमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये तो है, कुर्बानी के बगैर तो कभी कुछ हो गया। हर जगह कुर्बानियां ही तो हैं। बिश साहब, ये 132 बच्चों की कुर्बानियां ही तो हैं। पब्लिक ने नवाज शरीफ को जिता के भेजा था और मेजोरिटी के साथ भेजा था। हाँ। फिर भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि सेना का इतना वहां पे वर्चस्व है, इस तरह से वो इतनी मजबूत है वहां पे। आप देखिए, उनको हथियार मिला तो उन्होंने जो है इमरान खान और कादरी साहब को ले आए वो वहां पे और घेराव कर दिया पूरा का पूरा। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है और पाकिस्तान को खुद ही ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो निजात पाए, सेना को किस तरह से वो उस पर अंकुश लगाए कि वो इस तरह की बात ना करे। हालांकि जो वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं वो नवाज शरीफ साहब के कजिन हैं, वो चचेरे भाई हैं, फिर भी जो है कि वो लगातार जो है, इसीलिए वो थोड़े से माइल्ड भी थे शुरू में, लेकिन बाद में जो है सेना को लगा कि नहीं, तो उसका वर्चस्व उसका छिनता चला जा रहा है। तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से सेना के वहां पे आईएसआई के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से कम भारत के खिलाफ आतंकवाद तो नहीं कम होगा, क्योंकि एक उनके साथ ये भी एक भावना है कि भाई भारत ने लगातार पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है जब भी वो भारत से भिड़ा है। तो एक वो भी स्थिति है कि वो लगातार पाकिस्तान इस बात को पचा नहीं पाया है, तो वो भारत कश्मीर में कम से कम जो है आतंकवाद को पनपाएगा, वहां घुसपैठ करेगा, सब कुछ करेगा, बस सिर्फ अपने हितों के लिए। जी हाँ, और जिस तरह से लेकिन ये है कि वो अब आंतरिक जो उनका जो आतंकवाद है, जो घटना को अंजाम दिया गया है अभी कल, क्या इस ये घटना के बाद वो क्या ये लोग कुछ करेंगे ऐसा
कि उस पे काबू पा सके, वहां की जो समस्या है उनका समाधान कर सके, उन समूहों से बातचीत। हालांकि नवाज शरीफ ने कह दिया कोई बातचीत नहीं होगी, तो क्या फिर से ये जो वहां पे आक्रमण शुरू कर देंगे, तो क्या फिर उनका एक पलटवार फिर नहीं होगा क्या? तो ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है और आने वाले कुछ महीने जो है मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है क्या होता है इस पे। लेकिन जब तक ये आंतरिक ये आतंकवाद पे काबू पाना भी इनके लिए आसान नहीं है, मुझे ये लगता है। पीयूष पंत जी, पाकिस्तान की ये स्थिति है, जब पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति है तो साफ तौर पर भारत तो पहले ही से आतंकवाद का दंश झेल रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित है। अभी भी देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उम्मीदें जताई जा रही कि आतंकी इस तरह के किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? गुड़गांव में हाँ, हालांकि वो अफवाह साबित हुआ बाद में, लेकिन खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर भी। बिल्कुल 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 वो लगा रहा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां तक भारत का सवाल है तो पाकिस्तान का भले ही आंतरिक जो आतंकवाद कब्जे में हो जाए वो कम हो जाए, लेकिन जो भारत के खिलाफ उनका जो आतंकवाद चलता है, जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उसमें कमी नहीं आएगी। क्योंकि ये देखिए, अब चीन भी उसके पीछे आ गया, तो चीन भी नहीं चाहेगा भारत कहीं इमर्ज करके आए। पहले अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए वो पाकिस्तान को पीछे से बकअप करता रहता कि हाँ भाई तुम कुछ न कुछ करते रहो वहां पे। अब जो है चीन ने रिप्लेस कर दिया अमेरिका को, तो अब जो अमेरिका उधर कमजोर पड़ा है, अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो पाकिस्तान का दोस्त था जी। तो अमेरिका की अपनी आंतरिक हालत आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो कमजोर हुआ है। उसको खुद ही सामरिक महत्व की ऐसी चीजें चाहिए इस एरिया में, चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, वो उसको पार्टनर्स चाहिए अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। तो निश्चित रूप से अब चीन आ गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उस पर हम कोई फिलहाल कमी देख सकते हैं। हाँ, एक अगर युद्ध की स्थिति बनती है तब भी क्या होता है, वो तो विनाशकारी होगी, लेकिन वो तो विनाशकारी दोनों देशों के लिए होगी, दोनों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत से हमारे सेना के लोग मारे जाएंगे, वो कोई सलूशन नहीं है। बिष्ट साहब, जिस तरीके से पीयूष पंत जी ने अभी कहा कि अब चीन की भी अपने हित हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है पीछे से, और भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर चर्चा करी जाए तो हर तरफ से आतंकवाद पाकिस्तान से है, चीन समर्थन कर रहा है पाकिस्तान का, नेपाल और बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रहा है। भारत के लिए तो चौतरफा एक तरीके से आतंकवाद से भारत घिरा हुआ है। नहीं, मैं कहता हूं जब सार्क देश इकट्ठे हो जाएंगे, लेस पाकिस्तान, ये मिल के आतंकवाद का सामना करे तो मेरा ख्याल कुछ कम हो सकता है धीरे धीरे। अब एक ये आप सोचिए, आज विश्व एक कुटुंब है, पहले जैसा नहीं है कि एक देश दूसरा देश। आज तो एक घटना यहाँ पूरे विश्व में फैल जाता है। अब तो साइबर क्राइम हो रहे हैं, अब फेसबुक है, ये है वो है, सब आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पूरे विश्व के ये देश एकजुट होके इनको आर्थिक सहायता देना बंद ना करें, इनकी मिलिट्री हेल्प ना करें। अपने अपने तो हित जुड़े हुए हैं और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनका अपना हित है। हाँ। अब ये हित जब तक खत्म नहीं होगा, ये आतंकवाद खत्म होना है। वही उस तरह से हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे साहब कि संयुक्त राष्ट्र ऐसी मजबूत संस्था भी अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही, वो तो इसी वजह से नहीं कर पा रही है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सबसे बड़े देश हैं वही कहीं ना कहीं आतंकवाद को पनपाने में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है। देखिए, तालिबान जो क्रिएशन है ये तो अमेरिका का है, ये रशिया के खिलाफ इन्होंने इनको खड़ा किया था, अफगानिस्तान में लड़ाई करी थी, इतने साल लगे, 10-15 साल तालिबान को खड़ा किया उन्होंने, और वो ये कर नहीं पाए तो तालिबान फिर रशिया को वहाँ से हटना पड़ा। अब वो तालिबान कहाँ जाएंगे, वो जो इतने ट्रेंड हैं, जिन्होंने इतना ऐशो आराम देख लिया, उन्हें इतनी सल्तनत देख लिया अपनी, वो सल्तनत को मेंटेन करेंगे तालिबान, आप मानिए ना मानिए, वो छोड़ेंगे नहीं इसको इतनी जल्दी, चाहे कुछ भी कर लो। जब तक विश्व के पूरे देश एकजुट होकर इनको सहायता देना बंद ना करें, मिलिट्रली और इकोनॉमिकली, और खासकर अरब कंट्रीज जब जिनका हित कुछ और ही है, वो जब इनको सहायता देना बंद नहीं करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। और कहने की बात है, हमने ये कर दिया, ये मीटिंग हो गई, सब पार्टियां मिल गई है और कल से खत्म, ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा आर्मी में, थोड़ा बहुत रीथिंक शुरू होगा, और अर्ली दे डू बेटर इट इज फॉर देम एंड फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। लेकिन पीयूष पंत जी, बट हु विल बेल द कैट जी, हु विल बेल द कैट जी। आर्मी कमांडर जब तक कोर कमांडरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, और कोर कमांडर जब तक अपने डाउन द लाइन उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, दे विल हैव टू बी ट्रेंड, उनको साथ लेना पड़ेगा। एक आदमी नहीं कर सकता। हम देखिए, हम ब्लाइंडली बोलते थे आर्मी कमांडर ये नहीं कर रहा, चीफ ये नहीं कर रहा। यहाँ भी आर्मी कमांडर अकेले नहीं करता, ही हैव टू टेक हिज पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, और तभी तो होगा ये। लेकिन पीयूष पंत जी, जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया कि भारत के खिलाफ भारत
एक आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बन के भारत के लिए खड़ा हुआ है। क्या वाकई में हमारी तैयारी है, चाहे सेना के स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय रणनीति के स्तर पर हो, क्या हम तैयार हैं इस तरह के आतंकवाद के लड़ने के लिए? नहीं, देखिए हम तैयार तो हैं, लेकिन एक जहां पे हमारी खामी है वो है इंटेलिजेंस के लेवल पे। देखिए जो आपने जो मुंबई में भी जो हमला हुआ था उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर था। किस तरह से वो जो समुद्र के रास्ते से चले आए थे वो लोग, तो वो कहाँ थी, हमें कोई सूचना नहीं थी और वो आ गए हमारे यहाँ और उन्होंने अटैक कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो कमजोर कड़ी है हमारी वो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, जो हमारा जो सर्वेलेंस का जो नेटवर्क है। हालांकि इधर कोशिश की गई उसको मजबूत करने की, तो वहां पे खामियां हैं। उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम जो है इस आतंकवाद से निजात नहीं पा सकते हैं। वैसे इससे लड़ने के लिए हम पूरे सक्षम हैं और हम लगातार इसका सामना करते रहे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा भी, हमने अपनी रणनीति बदली है, हमने अपने को उस तरह के इक्विपमेंट्स के लिए से अपने को लैस किया है। तो निश्चित रूप से जो है कि अब हम सक्षम हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी इंटेलिजेंस मजबूत होनी चाहिए, आपको भनक लग जानी चाहिए कि हाँ कहीं कहाँ से ये आ रहा है, कैसे आ रहा है। आपको हम आपके साथ, अमेरिका भी आपके साथ ही है जो आपको लगातार सूचना देता था। ये जो सूचना आई है कि जो अलर्ट इन्होंने जारी किया है वो अमेरिका की एजेंसी ने इनको अलर्ट किया है कि आपके यहाँ जो है लश्कर-ए-तोयबा के हमले हो सकते हैं। तो ये भी एक फायदा हुआ है कि आपने जो अमेरिका और जापान के साथ जो आप एक थोड़ा संबंध बेहतर हुए, नजदीकी रिश्ते बने हैं, तो उनका जो नेटवर्क है उसका फायदा आपको मिल सकता है, जिसका फायदा भारत ले रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत सक्षम है और किसी भी तरह के इस तरह के हमले के वो मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। बिश साहब, जिस तरीके से, हाँ जी आप कुछ हमारे इंटेलिजेंस में अभी भी बहुत खामियां हैं। हमारे टॉप लेवल में तो बहुत अच्छा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन जो कटिंग एज है, जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और जिन्होंने ग्राउंड लेवल में जाना है उस पर तो नेग्लेक्टेड है, अभी भी नेग्लेक्टेड है। आई थिंक अब प्रेजेंट गवर्नमेंट, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सोच है ये डाउन लेवल तक जाएंगे और हमारे कटिंग एज को भी मजबूत करेंगे तो इंटेलिजेंस में सुधार होगा। आपस में एक सामंजस्य भी नहीं, और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी सवाल है। उसमें ये है, मैं रहा हूं ना वहाँ, उसमें क्या है, हर एक क्रेडिट लेना चाहता है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं दी जाती। क्यों जी? मेरा क्या फिर मेरी क्या इम्पोर्टेंस है? मेरी इम्पोर्टेंस गई, वो कहते क्रेडिट वो ले गया। इन JIC भी, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बैठती है, मैं भी उसमें मेंबर था, लेकिन वहाँ जो हार्ड कोर इंटेलिजेंस है वो शेयर नहीं होती। जनरल इंटेलिजेंस शेयर होती है, वाह होते, पेपर बनते, गया गवर्नमेंट को, वो एक्चुअली सुपरफ्लुएंस है। वो हार्ड जो शेयरिंग है, जैसे आपने कहा, शेयरिंग बहुत जरूरी है जी। जब तक हार्ड कोर इंटेलिजेंस, क्रैक इंटेलिजेंस शेयर नहीं होगी तो ये ऐसे ही रहेगा और इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन पीयूष पंत जी, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि हम मजबूत हैं, ठीक है, हमारी तैयारियां हैं कि हम इस तरह से आतंकवाद से लड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय नीति, एक कोई रणनीति बनानी चाहिए सरकार को, और निकाल करके सामने रणनीति रखे कि इस तरह से आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी ये पुख्ता तैयारियां हैं और ये हमारी रणनीति है, जिसमें नो टॉलरेंस की भी रणनीति होनी चाहिए। कुछ लोग इसकी भी हिमायत करते हैं ना। निश्चित रूप से देखिए ये तो होना चाहिए, और फिर अफजल गुरु को फांसी देने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। वही कभी कभी जो है सरकार को इस तरह की चीजें करती है जिससे उसको लगता है कि जो उसका एक कमिटमेंट है वो कुछ कमजोर है। लेकिन देखिए बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें कि आप लगातार, जहां तक फांसी का मसला होता है तो आपको पूरा ट्रायल भी करना होता है, सब कुछ करना पड़ता है और आप उसके कई एंगल्स होते हैं, आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक राजनीति भी उसका एक एंगल में एक राजनीति भी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए हमारा देश है जहाँ की बहुत से समुदाय हैं, बहुत से धर्म के मानने वाले लोग हैं। क्योंकि ये एक लोकतंत्र है, यहाँ पार्टियां जो है चुन के आती है, सरकार बनाती है, उनका वोट बैंक बन जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आड़े आता है, ये हमने देखा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन आतंकवाद के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं भी कोई इनोसेंट नहीं उसमें मारा जाना चाहिए, इनोसेंट को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। आपको ईमानदारी बरतनी होगी, जो वाकई आतंकवादी है उसको पकड़ो और उसको अंदर करो, लेकिन आतंकवाद के नाम पे आप जो इनोसेंट लोगों को अंदर मत करो। ये आप करोगे तो आपकी जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं जो बाधा आएगी और आपका जो प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी, क्योंकि तमाम सवाल आपके ऊपर उठाए जाने लगेंगे। तो इसलिए आपको पूरे, अगर देश को साथ लेके चलना है तो ईमानदारी बरतनी होगी और जो वाकई आतंकवादी हैं उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको अंदर ले जाने को सजा देनी होगी। और जो, लेकिन आतंकवाद के नाम पे समुदाय विशेष के लोगों को जबरदस्ती आपको जो है अपराधी बता के जो है उनको जेल में नहीं डालना होगा, वरना फिर आपको और इसकी एक नई समस्या पैदा हो जाएगी, जो पैदा हो रही है जी, जो पैदा हो रही है, देख रहे हैं लगातार जो है
एक ने कहीं कहीं लगता है कि आप जो है कोई जबरदस्ती आपको ऐसा किया जा रहा है और आप एक रिएक्शन होता है उसमें। हम देख रहे हैं किस तरह से ISIS से आप जो है कि नेटवर्क में लोग आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक भावना होती है कि हमें जबरदस्ती जो है कि ये माना जा रहा है कि हाँ हम हैं ही, हम आतंकवादी हैं, आप पहले से डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह की राजनीति हमें बचना होगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों की। वरना हमारा जो भी एक जो है हमारा एक राष्ट्रीय जो हित है इस आतंकवाद से लड़ने में, जो हमारी नीति है वो सफल नहीं हो पाएगी जब तक हम ये राजनीतिक जो अपने अपने हितों को नहीं अलग करेंगे और एक जो राजनेताएं जो है इस तरह के जो है इंटरवेंशन नहीं करेंगे जहां उनका मकसद पूरा अपना एक पॉलिटिकल फायदा लेना हो, तो इससे बचना होगा। और सभी को मिलकर ये करना पड़ेगा कि नहीं भाई, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम कोई भी आतंकवादी जो है हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। बिश साहब, वही आप BSF से जुड़े रह चुके हैं और अक्सर ही कहा जाता है कि सेना के अधिकारी जो होते हैं वो हालांकि खुल करके सामने पहले नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इतने संवेदनशील मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर जो राजनीति होती है उससे कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान रहते हैं। आप लोगों को भी दुख होता है कि आप सेना वहां पर खड़े होकर के बॉर्डर पर लड़ाई करती है, लेकिन आतंकवादियों को कहीं पकड़वाने में अगर मदद करती है, लेकिन देश की राजनीति ऐसी है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति होती है। देखिए, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। बॉर्डर में हमने बहुत सारे पकड़ते थे हम, लेकिन वो फिर बाद में छूट जाते थे। पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कई जगहों में नाम नहीं लूँगा किसी प्रोविंस का, हम स्मगलरों को पकड़ते थे और वहाँ रोकते थे, तो वहाँ एक प्रेशर बनता था कि वो पॉलिटिकल जो वोट बैंक है उनका वो ख़त्म होता है। दे विल नेवर लाइक दिस शुड बी स्टॉप्ड। हाँ, भाषणबाजी ठीक है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और वहाँ कहते थे ये इंटेंसिफाई कर दिया हमने सिक्योरिटी इंटेंसिफाई। और मैन पावर कहाँ है आपके पास? दिल्ली पुलिस भी बोलती है हमने ये सर्विलेंस कर दी, ये कर दिया। उनके पास कहाँ है पुलिस वाले इतने? आपने कोई दिए इतने? निर्भया कांड से अभी तक कितने पुलिस वाले यहाँ रिक्रूट हुए आप बताइए? नहीं हुए। VIP सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, इंस्टॉलेशन में इधर उधर, यहाँ है ही नहीं पुलिस वाले। एक्चुअली जो नेताओं की सुरक्षा, जो रियल जो पुलिसिंग है वो हो नहीं पा रही है, होती ही नहीं कभी। खाली बयानबाजी होती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये टीम बना दी। अरे बस स्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास? है कहाँ? आपके पास मैन पावर होनी चाहिए ना, आपके पास ट्रेंड मैन पावर होने चाहिए। दे शुड बी ट्रेंड, इनको हाई लेवल की ट्रेनिंग दे जाए। और एक सबसे बड़ी कमी क्या है, पुलिस वालों के पास टाइम नहीं है इतना। मैं तो कहता हूँ पुलिस वालों को हर 3 महीने में ट्रेनिंग देनी चाहिए। पुलिस के साथ, ये पब्लिक के साथ इनका कैसा बिहेवियर हो, क्राइम कंट्रोल कैसा करना हो, इनको इंटेलिजेंस कैसे कलेक्ट करनी है, और ये मॉरल पर, खासकर मॉरलिटी पर बहुत जोर देना चाहिए, जो कि है नहीं आज। तो ये होगा, हम सब खुश हैं कि बहुत मेजर ले लिए हैं, टीमें बना दी। अरे कहाँ से बनाएंगे? आसमान से तो नहीं आएंगी वो टीमें, कोई हवा से तो नहीं आएंगी। टीम तो इंसान से बनेगी, कांस्टेबल से बनेगी। सेना से जुड़े हुए हैं और मैं बॉर्डर पर रहा हूँ, मैंने भुगता हुआ है। मेरा कहना ये है, और मैं BJP से भी जानना चाहूंगा कि ये जो जेड सुरक्षा वाला जो मसला है, जो जेड सुरक्षा वाला मसला है जो राजनेताओं को प्रोवाइड किया था, इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। पिछली सरकार में बात उठी थी, इस सरकार ने भी शुरुआत में कुछ दिखाया था कि हाँ शायद करेगी, लेकिन फिर ये हुआ कि वो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, सबके अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट आते हैं, उसके आधार पे जो है जड़ सुरक्षा दे दी जाती है। उसमें बहुत सी जो है लोगों को लगा दिया जाता है जो है कि ये बात ठीक बोला है इन्होंने जी। क्या है, स्टेटस सिंबल हो गया। हाँ बिल्कुल, स्टेटस सिंबल का मैं हूँ, मान लो MLA, मैं थोड़ा पावरफुल मेरा अप्रोच है और मैं रिपोर्ट दिलवा देता हूँ कि इनको खतरा है। खतरा कोई खतरा नहीं है, खतरा कुछ नहीं है, खतरा तो पब्लिक को होता है, पब्लिक को खतरा है, उनको कोई खतरा नहीं। जैसे मुद्दे पर तो वहाँ जेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, तो इसका रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, कम करना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप जिस तरह की ट्रेनिंग, खास ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं पीयूष पंत जी, कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक तरह की खास ट्रेनिंग, हालांकि हमारे पास फोर्स है जो आतंकवादियों के लिए लड़ने के लिए बनाई गई, लेकिन वो भी देखते हैं हम कि नेताओं की सिक्योरिटी में लगी रहती है, उसके भी आधे से ज्यादा जवान नेताओं की सिक्योरिटी में लगे, ट्रेनिंग के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ, तो बात तो वही है ना कि टाइम नहीं है। आपके पास आतंकवाद से लड़ने की कोई पुख्ता तैयारियां है ही नहीं, क्योंकि अगर आप उस सेना को, जिसको आप आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको आप VIPs की सिक्योरिटी में लगा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल बिश साहब ने जैसा कहा कि सही बात है कि देखिए आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा पूरी की पूरी पॉलिसी, और खासकर जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं सेना को, पुलिस वालों के आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। जैसे बिश साहब ने कहा कि निर्भया के बाद कितना हुआ 2 साल में, आज कहीं कोई नहीं हुआ, दिल्ली में पुलिस बल नहीं बढ़ा है,
तो वही जो है कि आपको ये देना पड़ेगा। और बिश साहब ने जो कही कि वो ट्रेनिंग का उनका वो भी बहुत सही है। आतंकवादी किस तरह के हमले करते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है उससे निपटने की, उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और आपके पास एक सेना ऐसी होनी चाहिए, सशस्त्र बल, जो उसी की ट्रेनिंग ले लगातार, उसको आप लगातार नए नए जो उस तरह के आपकी जो है टेक्निक्स है उससे उसको जो है बताते रहें, उसको जो है लैस करते रहें और तैयार करते रहें, ताकि वो लगातार उसके लिए सक्षम हो और इससे निपटने में सक्षम हो। लेकिन वहां तो आप डाइवर्ट कर देते हैं। राजनेताओं पहले अपनी सोचते हैं, तब जनता की सोचते हैं, जनता के से वोट लेके आते हैं, अपनी सुरक्षा की सोचते हैं, जनता की सुरक्षा की वो सोचते ही नहीं है। तो हमें ये नजरिया भी बदलना पड़ेगा। बिश साहब जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। कौन कौन सी तैयारियों पर, किस तरह से भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी एक नीति बनानी चाहिए? बिश साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए पहले तो हमारी पहले नियत ठीक होनी चाहिए हमारी। देख, अभी नियत और करने में फर्क है जी। ये नियत और करने में जब तक फर्क रहेगा तो ये खत्म नहीं होगा। दूसरा, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना है इनको। ये जो अपने फोर्स है इसको हाई लेवल की स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए। और ये जो कह देते हैं ना, बिना मैन पावर बढ़ाए हुए, बिना इंस्ट्रक्चर, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपको अलग बनाना पड़ेगा। मैन पावर ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरा एक कंपनी है, उसको एकदम जाना है तो वो क्या 4 आदमी यहाँ से लिए, एक सेक्शन यहाँ लिए, एक प्लाटून यहाँ से लिए, उनका पहले तालमेल ही नहीं होता। उसको तालमेल करने में बहुत टाइम लगता है। किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? हाँ, तो अंतिम संक्षिप्त। हाँ, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर समय बढ़ाना का है। समय का बस। देखिए, रणनीति बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पूरी फोकस, जो रणनीति आपकी आतंकवाद से लड़ने के लिए एक रणनीति, एक फोकस जो बिल्कुल, और उसी हिसाब से आपको मैन पावर तैयार करनी होगी, उसी हिसाब से उनका प्रशिक्षण करना होगा और उनको तैयार रखना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रखना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब आतंकवाद के खिलाफ हमारी रणनीति मजबूत होगी, हमारी कोई नीति मजबूत होगी, और आखिर कब तक इस तरह से मासूम आतंकवाद की भेंट चढ़ते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ हमारा और आपका नहीं है, ये सवाल उन देशों का भी है जो आतंकवाद से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, और उन देशों के लिए भी उतना ही मौजूद है जो आतंकवाद तो कहीं ना कहीं पनपा रहे हैं और प्रायोजित कर रहे हैं। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर 24x7।